जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आज इतिहास और लूसेंट की एक नई कक्षा में। दोस्तों, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्राचीन भारतीय इतिहास एवं इतिहास जानने के स्रोत। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन एक बार हम लोग कर लेते हैं। तो क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पहले जाना था कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा और हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो दोस्तों, भारत, राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत, और आर्यावर्त इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर आर्य लोग निवास करते थे, इसलिए हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। और हिंदुस्तान मुस्लिम लेखकों के द्वारा हमारे देश को क्या कहा गया? हिंदुस्तान कहा गया। और ग्रीक और यूनानी लेखकों के द्वारा हमारे देश का नाम इंडिया रखा गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों? तो उसके बाद हम लोगों ने इतिहास जानने के स्रोत पढ़े। इतिहास जानने के स्रोत में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? तो धर्म ग्रंथ पढ़े, ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ा, विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ना है आज। तो धर्म ग्रंथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वेद पढ़े, पुराण पढ़े, वेदांग पढ़े और उपनिषदों के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो वेदों में क्या पढ़ा था? जैसे कि 4 वेद पढ़े हैं। 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी प्रकार वेदों की संख्या 4 है। तो और पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। ठीक है। और सबसे प्रचलित उपनिषद कौन सा है? तो मुंडकोपनिषद है, जिससे हमारे सत्यमेव जयते वाक्य को लिया गया है। ठीक है दोस्तों। इसीलिए सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और सबसे अंतिम वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। ठीक है दोस्तों। तो यहां तक हम लोगों ने कल की कक्षा में पढ़ लिया था। जो बच्चे आज देख रहे हैं वीडियो, वो कल वाली कक्षा को जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? हमने लोगों को पढ़ना है इतिहास जानने के स्रोत में दूसरी यूनिट है। अच्छा दोस्तों, हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो उसमें से एक चीजें जो कुछ बच गई थी उसको देख लेते हैं। जैसे हमारा एक ना स्मृतियां छूट गई थी, तो स्मृतियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कौन कौन सी स्मृति थी? तो दोस्तों, हमको प्रमुख रूप से पढ़ना है वो कौन कौन सी हैं। दो स्मृति, एक है मनु स्मृति और दूसरी कौन सी है? नारद स्मृति दोस्तों। तो दोस्तों, आपके 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 जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा यही प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है। तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति है। ठीक है दोस्तों। और यही हम लोगों को दो चीजें पढ़ना था। आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति है। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। इतिहास जानने के स्रोत में हम लोग दोस्त, अब हम लोगों को देखना है विदेशी यात्रियों का विवरण दोस्तों। ठीक है। हम लोगों को क्या पढ़ना है दोस्तों? विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ना है। जो हमारे देश में जो विदेशी यात्री आए, उनके द्वारा जो हमारे इतिहास के विषय में साक्ष्य दिए गए, जानकारी दी गई, जो उनकी कृतियां हैं या पुस्तकें हैं, उन्होंने जो लिखा, उसके माध्यम से हमारे तत्कालीन भारत या जो आर्यावर्त या हिंदुस्तान का जो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसको हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण के द्वारा पढ़ेंगे दोस्तों। तो सर्वप्रथम दोस्तों, हमारे यहाँ विदेशी यात्री कौन कौन से आए थे? हम लोग कौन कौन से विदेशी यात्री पढ़ेंगे? चीनी, अरबी, ग्रीक या यूनानी कह सकते हो, और एक अन्य पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग सर्वप्रथम चीनी, अरबी, ग्रीक और यूनानी और अन्य अरबी लेखकों को हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम हम लोग अब देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं अरबी लेखकों को।
ठीक है दोस्तों। अरबी लेखकों में कौन कौन से हमारे देश में भारत आए, जो प्रमुख अरबी यात्री थे, उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो देश में अरबी आक्रमणकारी आए, जो अरबी लेखक आए उनके साथ में, तो एक कौन कौन से आए, दो प्रमुख थे। एक था अल बरूनी दोस्तों, कौन से अल बरूनी, और दूसरे कौन थे, इब्न बतूता, बगल में जूता, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था दोस्तों? आप सभी को बच्चे मालूम होना चाहिए इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा हुआ प्रश्न है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। तो सभी बच्चा बच्चा क्या लगाएंगे? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इब्न बतूता के बारे में हम लोग देखेंगे, इसने भारत भ्रमण किया, और इसने एक पुस्तक कौन सी लिखी, जो इसकी बहुत प्रचलित पुस्तक है, रिहला। आपके एग्जाम में पूछा जाता है रिहला पुस्तक किसकी है, तो इब्न बतूता की है। और इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता क्या कहते हैं, मोरक्को का निवासी था। ठीक है दोस्तों। और ये किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम समय में। किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अगर बात अलबरूनी की करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम है, किताबुल हिंद। कौन सी पुस्तक लिखी? किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। दोस्तों अलबरूनी जो था वो बहुत ही मशहूर इतिहासकार था, जो जो इसने अपना तहकीक हिंद में भारत के इतिहास के विषय में जिक्र किया है। और ये किसके समय में भारत आया था? तो दोस्तों आपको लिख लें, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है दोस्तों। जो इसकी दोस्तों पुस्तक है वो 80 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्यायों में? तो 80 अध्यायों में इसकी पुस्तक विभाजित है। इसकी पुस्तक 80 अध्याय में दोस्तों विभाजित है। किसकी? अल बरूनी की। ये दो प्रमुख लेखक थे जो अरब से भारत में आए थे। ठीक है दोस्तों, जो अरब से भारत में आए थे। एक पूछा जाता है इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। इस इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो दोस्तों रिहला नामक पुस्तक लिखी। इसी प्रकार अल बरूनी कहाँ का निवासी था? वो भी अरबी लेखक था। उसने कौन से किताबुल हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी। और ये किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ दोस्तों भारत आया था। ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे तो हम दोस्त देखेंगे ग्रीक या यूनानी लेखक। ठीक है दोस्तों। कौन से? ग्रीक या यूनानी लेखक। सर्वप्रथम किसको देखेंगे? तो टेसियस दोस्तों आया था। कौन सा? टेसियस पहला। टेसियस भारत आया था दोस्तों।
टेसियस कौन था दोस्तों? तो टेसियस ईरान का राजवैद्य था। कौन था? टेसियस ईरान का राजवैद्य था। और जो इसकी कथाएं हैं वो काल्पनिक टाइप में हैं, अनुश्रुतियों से भरी हुई हैं, जो मतलब सत्य नहीं मानी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो टेसियस कौन था, तो ईरान का राजवैद्य था दोस्तों। ठीक है, ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, अगला कौन 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 सा भारत आए? तो दोस्तों हेरोडोटस। हेरोडोटस को दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे। हेरोडोटस को ही दोस्तों इतिहास का पितामह कहते हैं, या इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं दोस्तों। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है दोस्तों। कौन सी है? हिस्टोरिका है दोस्तों। इसने 5वीं सदी से पूर्व भारत के इतिहास का, भारत का इतिहास का जिक्र किया है इसने अपनी पुस्तक में। भारत और फारस के संबंधों का जिक्र किया है इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में दोस्तों। पर इसका भी जो जो इतिहास है वो अनुश्रुतियों से भरा हुआ है। ठीक है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो हिस्टोरिका इसकी पुस्तक का नाम है। अगला जो आपका यूनानी लेखक आए वो कौन कौन थे? तो आप देख लेते हैं दोस्तों। तीसरे पे मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज का नाम दोस्तों आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आए थे दोस्तों? चंद्रगुप्त के राज दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में कौन आया था? तो मेगास्थनीज दोस्तों राज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ये किसका राजदूत था? तो दोस्तों ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है दोस्तों, किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इसने एक बहुत ही प्रचलित बुक लिखी है, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम इंडिका है। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका जो गाड़ी चलती है उसी के नाम पर वैसा ही नाम है इंडिका। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसने तत्कालीन मौर्य समाज के बारे में जिक्र मिलता है इसकी पुस्तक के द्वारा, इंडिका के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। अगला देखते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अगला कौन आया दोस्तों? तो बिन चंद्रगुप्त के बाद कौन आया? डाइमेकस दोस्तों। अगला जो आपका यूनानी लेखक आया वो कौन था? तो डाइमेकस था दोस्तों। डाइमेकस किसके शासनकाल में आया दोस्तों? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया। बिंदुसार के शासनकाल में आया दोस्तों। चंद्रगुप्त मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। और जो आपका डाइमेकस किसके शासनकाल में आया? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया। ये किसका राजदूत था? तो सीरियन नरेश।
सीरिया के नरेश का दूत था एंटियोकस। सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, किसके शासनकाल में आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में दोस्तों आया था। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में आया था। कौन? सीरियन नरेश एंटियोकस का दूत था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात की जाए तो सिकंदर या सेल्यूकस निकेटस के जो राजदूत थे उनमें कौन कौन से और भारत आए? तो दोस्तों उसमें था कौन सा? निरियाकस था, निरियाकस था, आर्ने, आर्ने सिक्रिटस था और ऑस्ट्रियो बुलियस था। ऑस्ट्रियो बुलियस भी इन्हीं के साथ में भारत आया था। ठीक है दोस्तों। अगला कौन कौन भारत आया? तो डाईमेकस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में आया। और ये किसका दूत था? तो सीरियन नरेश एंटियोकस का दूत था। अब एक अगला देखते हैं, डायनोसियस। डायनोसियस दोस्तों ये किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये अशोक के शासनकाल में भारत आया। किसके शासनकाल में? डायनोसियस किसके शासन में काल में भारत आया? तो ये अशोक के शासनकाल में आया। और ये कहां का राजदूत था? ये मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। ठीक है दोस्तों। किसका राजदूत था? मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। ठोक। अगला कौन सा आया? तो अगला दोस्तों यात्री था वो टालमी था। कौन था? टालमी था दोस्तों। टालमी कहां? टालमी ने एक पुस्तक लिखी है दोस्तों। कौन सी? टालमी ने एक बुक लिखी है, भारत का भूगोल। टालमी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? टालमी ने लिखी है दोस्तों। अगला यात्री कौन था? तो अगला यात्री दोस्तों प्लिनी था। कौन था? प्लिनी था। और प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? तो दोस्तों प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अभिलेख है या कौन सा ऐसी शिक्षक पुस्तक है जिसमें हिंद महासागर का जिक्र मिलता है दोस्तों? कौन सी? हिंद महासागर का जिक्र कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों उसका लिख लेंगे, याद कर लेंगे। तो उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी दोस्तों। ठीक है।
तो दोस्तों ये कौन से थे? ये ग्रीक और यूनानी लेखक लेखक थे जिन्होंने भारत के इतिहास का वर्णन किया है अपनी अपनी पुस्तकों के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या देखेंगे? तो अब हम लोग देखेंगे चीनी यात्री। चीनी यात्री में दोस्तों कौन कौन से प्रमुख चीनी यात्री थे? तो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो कौन सा प्रमुख है? फाहियान दोस्तों, फाहियान। फाहियान दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और इसने दोस्तों मध्य प्रदेश की यात्रा की थी। किसकी यात्रा की थी? तो मध्य प्रदेश की यात्रा की थी और इसने मध्य प्रदेश की जनता को समृद्ध और सुदृढ़ बताया था। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनता को समृद्ध और सुदृढ़ बताया था। कौन? फाहियान ने। और फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है दोस्तों, और ये इसने मध्य प्रदेश को शासन को समृद्ध और सुदृढ़ बताया था। अगला लेखक कौन आया जो? तो वो आया ह्वेनसांग। ठीक है दोस्तों, ह्वेनसांग कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था। और ये कब भारत आया? तो 629 ईस्वी में। कब आया भारत में? तो 629 ईस्वी में आया। और किसके शासन काल में आया दोस्तों? तो ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया। हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। कौन आया था? तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। आप दोस्तों याद रखेंगे, हा से हर्षवर्धन और हा से ह्वेनसांग। तो आप परीक्षा में याद नहीं, इस तरह कड़ी आपको याद कर लेना है ताकि आप परीक्षा में अपनी भूले ना कि हा से हर्षवर्धन और हा से ह्वेनसांग। ठीक है दोस्तों, और इसने शिक्षा कहां ग्रहण की थी दोस्तों? तो दोस्तों इसने नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में इसमें शिक्षा ग्रहण की थी। आपको लूसेंट को एक लाइन से दोस्तों हमारे साथ पढ़ना है। क्रम वाइज हम लोग पढ़ेंगे लगातार, एक एक करके। जो भी आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा वही हम लोग पढ़ा रहे हैं आपकी परीक्षा के हिसाब से। जो आपके एग्जाम में बच्चों पूछा जाएगा वही हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है वो हम बार बार देखते रहेंगे लूसेंट में। ठीक है दोस्तों, तो जो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि आज बहुत गर्मी है, इस विषय से एसी भी काम नहीं कर रहा दोस्तों। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा किसने ग्रहण की थी? तो ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों शिक्षा ग्रहण की थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र उस समय के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। शीलभद्र उस समय के कुलपति थे दोस्तों। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जब ह्वेनसांग शिक्षा ग्रहण करने आया तो कुलपति कौन था? तो शीलभद्र थे। ह्वेनसांग ने भारत में भ्रमण किया, पूरे भारत का घूमा, 14 राज्यों या प्रांतों या उस समय का देश कहते थे, 14 देशों की यात्रा की। और उसने एक पुस्तक लिखी। उसकी जो पुस्तक है, उसने किस नाम से पुस्तक लिखी? तो उसने अपनी पुस्तक का नाम सी यू की नाम की एक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? ह्वेनसांग ने इसमें अपने भारत भ्रमण का विवरण का जिक्र किया। और इसने 600 वापस कब चला गया? तो 645 ईस्वी में ह्वेनसांग भारत से वापस गया और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करके। ठीक है, तो दोस्तों और दो दो प्रमुख और दो चीनी यात्री हैं
कौन कौन है उनको भी देख लेते हैं। तो अगला चीनी यात्री है इतसिंग दोस्तों, इतसिंग। इतसिंग के बारे में आप लोग भी पढ़े होंगे, ठीक है। और एक यात्री था संयुगन। दोस्तों इनको सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि इतसिंग कहाँ का निवासी था या संयुगन कहाँ का निवासी था, इनके बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। बाकी अगर आपको नाम याद रहेगा तो आप प्रश्न कर ले जाएंगे। तो ये 4 प्रमुख चीनी यात्री थे। कौन कौन? फाहयान, जो किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। उसी प्रकार ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इतसिंग और संयुगन, ह्वेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो सी यूकी नाम की प्रयात्रा वृत्तांत अपने पुस्तक लिखी जिसका नाम सी यूकी है। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। उस समय वहां का आचार्य कौन था? तो शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय की रचना किसने की है दोस्तों? याद कर लेते हैं, तो कुमार गुप्त ने की है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय में और इसको तोड़ा किसने और कौन किसने, कैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ही थी। सारी जानकारी आगे के पन्नों में आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी इतना देखते हैं। तो दोस्तों अब क्या क्या हो गया? अरबी लेखक हो गए, यूनानी लेखक हो गए और चीनी यात्री हो गए, ठीक है। अब अन्य यात्रियों में हम लोग देखेंगे। अन्य यात्री में दोस्तों एक प्रमुख हैं, कौन थे हैं? वो तारानाथ हैं। कौन? तारानाथ। कहाँ के निवासी थे दोस्तों? तो ये तिब्बती यात्री थे। तिब्बती यात्री थे। इन्होंने कौन कौन भारत के विषय में कौन से ग्रंथ लिखे हैं? तो कंगयूर, कंगयूर और तंगयूर नामक 2 ग्रंथ किसने लिखे हैं? तारानाथ ने लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। जिससे भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, किसके माध्यम से? कंगयूर और तंगयूर के माध्यम से। एक बच्चा कह रहा है आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही बेटा, क्लियर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए अन्य लेखक। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में दोस्तों हम लोग सर्वप्रथम क्या देखेंगे? अभिलेखों के बारे में शिक्षा जानेंगे। कौन से? अभिलेखों के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सर्वप्रथम जो अभिलेख हम पढ़ेंगे वो कौन सा अभिलेख है? तो एशिया माइनर का अभिलेख। एशिया माइनर का कौन सा अभिलेख है? तो बोगाज कोई। एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख हम लोग
सर्वप्रथम पढ़ेंगे कौन सा, एशिया माइनर का बोगाज कोई का अभिलेख पढ़ेंगे, जिसमें क्या चार देवताओं का वर्णन किया गया है। कौन कौन? इंद्र, मित्र, वरुण और नासात्य। इंद्र, मित्र, वरुण और नासात्य का जिक्र किसमें मिलता है दोस्तों? तो एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में मिलता है। ठीक है दोस्तों। अगला जो अभिलेख है वो कौन सा अभिलेख पढ़ेंगे हम लोग? गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख दोस्तों किससे संबंधित है? तो गरुड़ स्तंभ लेख दोस्तों भागवत धर्म से संबंधित है। भागवत धर्म से गरुड़ स्तंभ लेख संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अगला जो अभिलेख पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? वो होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख में दोस्तों ही सर्वप्रथम ये बताया गया है हमारे देश का नाम भारत है। या आप ये पढ़ सकते हैं, आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि भारत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में किया गया है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। कौन से अभिलेख में सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत का जिक्र किया गया है? अगला वो जो होगा वो जूनागढ़ अभिलेख होगा। और ये किसको समर्पित है? कौन से शासक? तो रुद्रा दमन को। रुद्रा दमन थे उस समय जूनागढ़ अभिलेख के शासक। नासिक अभिलेख अगला हम लोग पढ़ेंगे। ये किससे संबंधित है? तो गौतमी बल श्री। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख दोस्तों, कौन सा? प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से दोस्तों। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है प्यारे बच्चों। ठीक है। इसी प्रकार अगला लेख है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख दोस्तों किससे संबंधित है? तो मां से मंदसौर, मां से मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है। एक दो प्रमुख अभिलेख है, कौन सा है? तो एरण अभिलेख है दोस्तों। एरण अभिलेख में सर्वप्रथम किस चीज का जिक्र किया गया है? तो सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख है दोस्तों इसमें।
सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है दोस्तों? तो वो एरण अभिलेख में मिलता है। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? तो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है दोस्तों। ये हमारे जो प्रमुख क्या कहते हैं अभिलेख थे। अब हम लोगों ने दोस्तों अभिलेख देख लिया है। अब हम लोगों को क्या देखना है? अब हम लोग देखेंगे सिक्के। क्या देखेंगे? सिक्के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या देखेंगे? सिक्के देखेंगे। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे दोस्तों? तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहते थे। क्या कहते थे? आहत कहते थे। प्राचीनतम सिक्कों को दोस्तों आहत कहते थे। साहित्य में दोस्तों सिक्कों को क्या कहा गया है? तो करसापण कहा गया है। किसमें कहा गया है? साहित्य में। ठीक है दोस्तों, साहित्य में सिक्कों को क्या कहा गया है? करसापण कहा गया है। ठीक है, दोस्तों सर्वप्रथम सिक्कों का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो अरिकमेंडू से मिलता है। कहां से? अरि अरिकमेंडू से मिलता है। अरिकमेंडू कहां है दोस्तों? तो पुद्दुचेरी में। सर्वप्रथम सिक्कों का दोस्तों जो साक्ष्य है वो अरकमेंडू नामक स्थान से प्राप्त होता है दोस्तों। सबसे पहले सिक्के भारत में किसने चलवाए थे? तो हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए थे। किसने? किसने चलवाए थे? हिंद यूनानी शासकों ने। दोस्तों अगर प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाया, तो उसमें आ जाएगा गुप्त शासक। गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है दोस्तों, तो ये सिक्कों के बारे में जानकारी थी। दोस्तों आपको पता होगा कि समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई जो एक मूर्ति मिली है वो सिक्के पे मिली हुई है, जो उनकी छवि है। तो इसलिए समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? संगीत प्रेमी भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभिलेख पढ़े और क्या पढ़ा? सिक्कों के बारे में जानकारी ली। अब दोस्तों हम लोग इसलिए एक चीज और देख लेते हैं जो हमारा इस यूनिट में दिया हुआ है। वो क्या है? हम लोग को देखना है दोस्तों ईसा और ईसवी में अंतर। क्या देखना है? ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर। ईसा पूर्व और ईसवी क्या होती है दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे? ईसा पूर्व और ईसवी क्या होती है।